नमस्कार दोस्तों, यदि आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कॉलेजियम प्रणाली और लोकतंत्र के बारे में। यानी कॉलेजियम सिस्टम और जो डेमोक्रेसी है उसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, क्या मुद्दे चल रहे हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, इसके बारे में। इस वीडियो के आधार पर यदि एक प्रश्न हम तैयार करें तो हो सकता है कि कॉलेजियम सिस्टम में लोकतंत्र एवं इसके प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा कीजिए तथा विश्लेषण कीजिए कि यह भारत से कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इस संबंध में अपने सुझाव दीजिए। कॉलेजियम सिस्टम में लोकतंत्र एवं इसके प्रतिकूल प्रभाव, यानी कि कॉलेजियम प्रणाली का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में हमें उजागर करना है। फिर विश्लेषण करना है कि यह भारत से कैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जो लोकतंत्र है वो कैसे खत्म हो रहा है, ऐसी इसमें बातें की जा रही हैं। देखिए, मुझे तो पर्सनली ऐसा महसूस नहीं होता है कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी यदि इस प्रकार से प्रश्न आ भी जाता है तो हमें इसके पक्ष में कुछ न कुछ तर्क देना पड़ेगा। तर्क वितर्क करने के बाद लास्ट में निष्कर्ष लिखना पड़ेगा ताकि एक बैलेंस आंसर भी हो सके और उसके जो उचित नंबर हैं, मार्क्स हैं, वो भी प्राप्त किए जा सकें। तो सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। ये जो कॉलेजियम प्रणाली है वो मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित है। पहली बात तो ये बता दें, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये कॉलेजियम बनता है। कॉलेजियम मुख्य रूप से 5 इसमें सदस्य होते हैं और 5 सदस्यों की एक पीठ होती है जिसको कॉलेजियम बोलते हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है सुप्रीम कोर्ट के मामले में, और 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं जो मिलकर के कॉलेजियम बनाते हैं। तो किसी भी जो जज हैं उनकी नियुक्ति, उनका जो कह लें कि दूसरे स्थान पे भेजना है, तबादला करना है या कुछ भी पदोन्नति करना है, इन सब से संबंधित मामले की वो जो है डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है एक प्रकार से, 5 सदस्यों की पीठ। तो डायरेक्ट इस बात पर आने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों पर चर्चा कर लें। जो उच्चतम न्यायालय है भारत का, वो एक एकीकृत न्याय प्रणाली के आधार पर काम करता है, एकीकृत। जबकि अमेरिकी संविधान देखें तो वहाँ पर इसका उल्टा है। अमेरिकी संविधान के विपरीत जो भारतीय संविधान है वहाँ यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। मतलब कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होते हैं, उसके नीचे जो अन्य सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो सकते हैं वो होते हैं, या ऑर्डिनेट कोर्ट्स हो सकते हैं जो अधीनस्थ न्यायालय वो होते हैं। तो इस तरीके से तीनों की एक श्रेणी बनी होती है जो आपस में काम करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, सहयोग करते हैं। सबसे पहले कोई मामला सबसे निचली अदालत में जाता है, फिर वो मामला यदि सुलटने के बाद भी अगर मतलब नहीं हो पाता है, राय नहीं बन पाती है, तो वो मामला हाई कोर्ट में लेकर जा सकते हैं। इधर से नहीं बन पाती है तो अंतिम अपीलीय अधिकार सर्वोच्च न्यायालय में हो जाता है। तो इस तरीके से एक एकीकृत प्रणाली के आधार पर भारत में काम करता है, जबकि अमेरिका में इसके उल्टा है। एक उच्च न्यायालय के अधीन जो है अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियां होती हैं, जैसे कि जिला न्यायालय हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो गया। इस तरीके से न्यायालय की जो एकल व्यवस्था है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लाया गया था, जिसमें ये एकीकृत जो न्यायिक व्यवस्था है इसकी बात भारत में की गई थी, और तभी से ये प्रणाली जो है लागू चल रही है भारत में। और ये जो केंद्रीय और राज्य विधियों को लागू करती है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों कोर्ट्स जो हैं ये केंद्रीय और राज्य जो विधानमंडल या संसद द्वारा पारित विधेयक कानून है उस पर ये विचार करती है। कहने की न्यायिक समीक्षा का अधिकार इनके पास होता है। तो इस तरीके से इनके पास राइट्स होते हैं। जबकि अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था है। द्वैध व्यवस्था मतलब कि वहाँ पर जो है राज्य, स्टेट्स, उनके पास पावर बहुत ज़्यादा होता है और एक सेंटर होता है जिसके पास पावर अपेक्षाकृत कम होता है। तो स्टेट का अपना सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और जो सेंटर है उसका अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। सेंटर के पास जितने भी विषय निर्धारित किए गए हैं उस विषय से संबंधित जो भी मामले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुने जाएंगे। और जो स्टेट के अपने विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपना न्यायालय है। तो इस तरीके से यहाँ के सर्वोच्च न्यायालय को इस सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, या यहाँ के हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट का जो निर्णय है उसकी चुनौती इधर के सुप्रीम कोर्ट में नहीं की जा सकती, बल्कि स्टेट के हाई कोर्ट की चुनौती स्टेट के ही सुप्रीम कोर्ट में, और सेंटर के हाई कोर्ट की चुनौती सेंटर के सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। तो इस तरीके से वहाँ पे द्वैध व्यवस्था काम करती है। भारत में इसका उलट है। संघीय कानून को
यानी जो केंद्र सरकार द्वारा, मुख्य संघ सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो संघ न्याय क्षेत्र एवं राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है। यहाँ पर अमेरिका में जो संघीय कानून है वो संघ राज्य क्षेत्र द्वारा और जो कहने की राज्य के कानून है वो राज्य न्याय क्षेत्र के द्वारा लागू किया जाता है। तो ये द्वैध प्रणाली चलती है अमेरिका में। यद्यपि भारत भी अमेरिका की तरह संघीय देश है, लेकिन भारत में एकीकृत न्यायपालिका और मूल विधि व न्याय की एक प्रणाली को विकसित किया गया है। भारत का जो संघीय व्यवस्था है वो अमेरिका की संघीय व्यवस्था से अलग है। वहाँ पे जितने भी स्टेट्स थे वो आपस में मिल करके एक संघ का निर्माण किए, एक कह लें कि फेडरेशन का निर्माण किए। तो यहाँ पे सभी स्टेट के पास अपनी अपनी पावर हैं, सभी के पास अपनी अपनी पावर हैं, ये मिल करके फेडरेशन का निर्माण किए हैं। जबकि भारत में पहले एक सेंटर था, ये सेंटर ने मिल करके सभी स्टेट्स को जो है अपने में मिलाया है, तो ज़्यादा पावर सेंटर के पास होती है। फेडरेशन का जो मूल सिद्धांत होता है उसमें फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसके पास अपेक्षाकृत कम कह लें कि पावर्स होते हैं इन कंपैरिजन टू जो स्टेट्स होते हैं। जबकि एक हमारे जैसे फेडरल कंट्री में कहने की अपेक्षाकृत सेंटर के पास पावर्स अधिक होती हैं। हालांकि राज्यों को भी बाकायदे बहुत सारे राइट्स या कहीं सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं टू मेक रूल ओवर देयर। भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन आप जानते होंगे कि वो 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, 28 जनवरी 1950 को। और यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। पहले हमारे यहाँ पे संघीय न्यायालय था, जो भारत सरकार अधिनियम है उसके निमित्त एक उसके द्वारा एक संघीय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। लेकिन 28 जनवरी 1950 को फेडरल कोर्ट को समाप्त करके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। तो समझ लिया सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेडरल कोर्ट का उत्तराधिकारी है। फेडरल कोर्ट 1935 के बाद बना था, लेकिन 28 जनवरी 1950 के बाद सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया था। हालांकि उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है वो पूर्ववर्ती न्यायालय से यानी कि जो फेडरल कोर्ट है उससे ज़्यादा व्यापक है। पहले फेडरल कोर्ट के पास कम शक्तियाँ थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं। उच्चतम न्यायालय ने ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल का स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। पहले ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल चलता था। प्रिवी काउंसिल जो अपीलीय का सबसे बड़ा अधिकार कोर्ट था, लेकिन उसका स्थान जो है सुप्रीम कोर्ट ने ग्रहण किया। अगर संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, पार्ट 5 भाग 5 में अनुच्छेद 124 से लेकर के अनुच्छेद 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन किस प्रकार से होगी, उसकी जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता या न्याय क्षेत्र किस किस क्षेत्र में वो काम करेगी, क्या पावर्स हैं, उनकी प्रोसेसेस क्या होंगी, इन सब बारे में उल्लेख किया गया है 124 to 147 इन द पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संसद भी उनके विनियमन के लिए अधिकृत है। अगर उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करें तो आप जानते हैं कि 2009 में जो है इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। 2009 के बाद इसमें 31 न्यायाधीश आ गए थे, जबकि 2009 से पहले जो है इसमें 26 थे, तो 26 से बढ़ा करके 31 कर दिया गया था। 31 में आपको ध्यान रखना चाहिए कि 31 में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 30 जो हैं अदर जो जजेस होते हैं वो होते हैं। लेकिन 2019-20 में इसकी संख्या को फिर से बढ़ा करके 34 कर दिया गया। यदि आपको पता हो 34 में से एक जो है CJI है और बाकी 33 जो है वो अन्य जजेस हैं। तो इस प्रकार से इसका गठन है। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है CJI, तो उसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो CJI की सलाह पर, और ये सलाह केवल CJI अकेला नहीं देता है, बल्कि 5 सदस्यों की एक पीठ होती है, वो बहुमत से निर्णय लेती है। बहुमत जो है वो 3-2 से भी नहीं होना चाहिए। बहुमत जो है कम से कम 5-0 से, या और कम से कम हम देखें तो 4-1 से, इस तरीके से बहुमत होना चाहिए। अगर इसमें ये हो रहा है कि 2 लोग भी विपक्ष में हैं तो उसको अमान्य मान लिया जाएगा। तो 5-0 या 4-1 से बहुमत आना चाहिए, तभी किसी न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए एकदम एग्जैक्ट उसको मान्यता दी जाएगी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन वो जितने अन्य न्यायाधीश होते हैं, जैसे अदर जजेस होते हैं और जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं, हाई कोर्ट्स के जो मुख्य रूप से जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी सलाह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है।
इसी तरीके से जब उनकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति हो जाती है तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक होता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके बाद वो मेन कंट्रोल में मतलब मेन कंट्रोलर की भूमिका वो निभाती है, परामर्श के रूप में भूमिका निभाती है। अब परामर्श का मतलब क्या होता है, इस पे भी काफ़ी जो है विवाद है। अगर ये सारी पृष्ठभूमि समझेंगे तब हम कॉलेजियम प्रणाली को आराम से समझ सकते हैं। परामर्श में विवाद क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे व्याख्याएं इसकी हैं। जैसे अगर हम प्रथम न्यायाधीश मामला देखें, एक 1982 में प्रथम न्यायाधीश मामला नाम का केस बना था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं होता है, इसका मतलब होता है जो विचार है उसका आदान प्रदान किया जा रहा है। मतलब ये कि कौन से जजेस की नियुक्ति की जाएगी, कौन से जजेस को जो है अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो है परामर्श चाहिए होता है। तो इस पर विवाद हो कि परामर्श का मतलब क्या है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या की है कि परामर्श मतलब सहमति नहीं है, परामर्श मतलब केवल अपना विचार प्रदान करना है। लेकिन इस बात को आगे जो है काटा गया जब द्वितीय न्यायाधीश मामला आया 1993 में, तो उसमें इसके उलट फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि परामर्श का मतलब सहमति प्रकट करना है। इस तरह यह व्यवस्था दी गई कि न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति को मानना बाध्यता होगी। यानी पहले 1982 में जो निर्णय आया था उसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति को बाध्यता नहीं है कि उसको जो परामर्श दी जा रही है उसको वो माने। लेकिन 1993 में जो है ये निर्णय आ गया कि जो परामर्श CJI और अन्य लोगों के द्वारा मिलकर के दी जाएगी वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मानने के लिए बाध्य है। तीसरा न्यायाधीश मामला आया था 1998 में, उसके बाद 1998 में तीसरा न्यायाधीश मामला आया था, जिसमें ये कहा गया कि बहुसंख्यक न्यायाधीशों की विचार प्रक्रिया के तहत माना जाएगा। मतलब कि अगर 5 लोगों की पीठ है कॉलेजियम प्रणाली में तो उसमें कम से कम 4 एक, या दूसरा हो सकता है कि 5 जीरों से अगर कोई किसी नियुक्ति के बारे में सहमति बन रही है तो वो मामला जो है राष्ट्रपति के पास जाएगा। फिर राष्ट्रपति उसको, अगर मान लो कि वो नहीं मान रहा है, राष्ट्रपति कह रहा नहीं इसको हम नहीं मानेंगे, तो वो उस प्रस्ताव को दोबारा से कॉलेजियम जो सिस्टम है उसके पास भेज देगा। कॉलेजियम सिस्टम यदि उस पर फिर से विचार करने के बाद वही प्रस्ताव दोबारा से राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति उन सभी जजेस की नियुक्ति करने के लिए बाध्य हो जाएंगे जिसका प्रस्ताव इस कॉलेजियम सिस्टम ने किया है। तो ये था इसका मामला। लेकिन आप जानते हैं कि 1999 में 2014 में एक कह लें कि संविधान संशोधन हुआ था, जिसको कहते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 में, और एक अधिनियम बना था न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, जिसको कहते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम 2014, जिसको NJAC भी बोलने का रिवाज है। NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी हम कह लें, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC। तो इसका कानून आया था 2014 में, मोदी जी की सरकार ने इसको बनाया था, लेकिन इसका रिव्यू किया गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और इसको जो है असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया कि इसको नहीं माना जाएगा। दरअसल इसमें जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसके द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए गए थे कि जो जजों की नियुक्ति के मामले में कोर्ट्स की जो एक आधिपत्य है, जो उसकी पारदर्शिता में थोड़ी सी कमी है, कॉलेजियम सिस्टम है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ भाई भतीजेवाद, फेवरेटिज्म वाली बात ना आ जाए, तो इसलिए वो NJAC वाला प्रावधान कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह तर्क था कि NJAC जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, जो नियुक्ति करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता है, उस पर कहीं ना कहीं आघात करेगी, जिससे उसकी स्वतंत्रता का हनन होगा और उसमें जो एक कहने की जो पारदर्शिता होती है, शुचिता होती है, उसमें कमी आ सकती है। इसलिए इस कानून को रद्द कर दिया गया था। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होगी, इसके मामले में एक रिवाज था 1950 से लेकर के 1973 तक। ये रिवाज था कि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उसी को ही सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता था। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो 1973 में इसके कुछ उलट हो गया। दरअसल उस समय जो AN रे हैं, AN रे साहब को जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया, जबकि
3 वरिष्ठतम न्यायाधीश उनसे बड़े थे, यानी उनसे बड़े बड़े 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे, उनको छोड़ करके चौथे नंबर के जो वरिष्ठ एन रे थे उनको बना दिया गया था। तो इसमें थोड़ी सी उस समय गड़बड़ हुई थी मामला। फिर 1977 में दोबारा ऐसे मामला हुआ कि वरिष्ठता के आधार पर जो है CJI नियुक्त नहीं किया गया, बल्कि इच्छा, जो इंदिरा जी की इच्छा है उसके आधार पर हुआ था, जब 1977 में MU बेग को जो है नियुक्त कर दिया गया था, जबकि इनके ऊपर इनके सीनियर जजेस थे। तो इस तरीके से ये सीनियरिटी वाला मसला चल रहा था, लेकिन 2 बार 1973, 1977 में इस सीनियरिटी का जो है उल्लंघन किया गया। 1993 में जब ये केस आ गया कि नहीं, अब जो है एक कह लें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद डिसाइड करेगी कि वोम टू बी अपॉइंटेड फॉर CJI और अदर जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो उसके बाद से ये मामला जो है कोलेजियम प्रणाली वाली जैसी चीज़ें आ गई। अगर हमारे आर्टिकल में भी देखें, आर्टिकल 124 के दूसरे क्लॉज में, तो उसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उनके जजों की परामर्श से किया जाता है। अगर आर्टिकल 217 देखें, 217, तो उसमें हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जिसमें CJI और राज्य के राज्यपाल की परामर्श से किया जाता है। किसकी? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य के राज्यपाल की परामर्श के द्वारा किया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का परामर्श और CJI फिर उस राज्य का जो राज्यपाल है उन सब के परामर्श के आधार पर जो है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इस तरीके से अगर इसमें जो मुद्दा है, मुद्दा मुख्य रूप से ये है पारदर्शिता की कमी वाला। कोलेजियम प्रणाली में कोई एक निश्चित रूपरेखा, कोई एक निश्चित प्रावधान, नियम नहीं बना हुआ है कि कैसे लोगों की नियुक्ति की जाएगी। हालांकि कुछ अर्हताएँ होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एकदम वैसी अर्हताएँ नहीं हैं जैसे कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसके लिए, न्यायाधीश बनने के लिए, फिर उसे किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक जो है जज के रूप में काम करता रहे, ये योग्यता होनी चाहिए। अगर मान लो ये योग्यता नहीं है तो कम से कम 10 साल तक लगातार वो हाई कोर्ट या अन्य न्यायालयों में मिल करके जो है वकीली का काम करा हो, या राष्ट्रपति के जो नज़र में बहुत एक सम्मानित न्यायवादी हो, तब भी वो जो है जस्टिस चुना जा सकता है, अदर जस्टिस या चीफ जस्टिस चुना जा सकता है। लेकिन ये जो योग्यताएं हैं वो बहुत कॉमन सी योग्यताएं हैं, तो इसलिए इसमें जो है पारदर्शिता की थोड़ी सी कमी हो जाती है कि किस अर्हता के आधार पर किसको चयन किया जा रहा है। लेकिन ये तो क्लियर है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है उसकी नियुक्ति तो जो है सीनियरिटी के आधार पर होता है, इसमें तो बिल्कुल क्लैरिटी है। लेकिन अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली स्थिति आती है। इसके लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJSC 2014 में बना था, लेकिन 2015 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था, तो ये तब से बंद है, चल नहीं रहा है। इसके उपाय के रूप में हम क्या कर सकते हैं जो इशूज़ चल रहे हैं कोलेजियम से संबंधित? तो पहला तो ये कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का संरक्षण करना आवश्यक है। इसको किसी प्रकार की जो लेजिस्लेचर है या जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, इसके कंट्रोल में इस तरीके से ना हो कि वो अपनी जो क्या निष्पक्षता है उस पर सवाल उठने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही कोई रूल्स बनाए जाने चाहिए। और सिफारिश की प्रक्रिया में थोड़ा सा बदलाव किया जा सकता है। जो सिफारिश करते हैं कोलेजियम में, तो उसमें हम थोड़ी सी अर्हताओं को भी देख सकते हैं कि इन अर्हताओं के आधार पर हम इनको प्रस्तावित कर रहे हैं। तो उसमें ऐसा नहीं हो जैसे मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में 10 सीटें खाली हैं या किसी हाई कोर्ट्स में जो है 50 सीटें खाली हैं, तो खाली 50 लोगों का नाम जो है भेज दिया राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति जो है उन्हीं को मानने के लिए बाध्य हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उनके पास भी ऑप्शन भेजें कि 50 लोगों नियुक्त करना है, लेकिन हमारी नज़र में जो है 60 लोग हैं, आप इनमें से चुन लीजिए 50 लोग कौन से हो सकते हैं। तो थोड़ा सा जो है स्थान एग्जीक्यूटिव को भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा उपाय देख सकते हैं जिससे शक्तियों का पृथक्करण, पावर सेपरेशन ऑफ पावर भी हो सके और सभी को थोड़ा सा पावर वाला एहसास भी हो सके। NJSC की स्थापना पे थोड़ा सा पुनर्विचार करना चाहिए कि इसमें जो कमियां हैं उसको थोड़ा सुधार करके पारदर्शिता इन सब को सुनिश्चित करके हम NJSC ऐसी संस्था का निर्माण पे एक बार पुनः विचार कर सकते हैं। अब पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए भी ये जरूरी है। तो ये उपाय के रूप में कुछ बातें हो सकती हैं। तो यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका आंसर इस प्रकार से दिया जाता है। तो होप यू
अंडरस्टैंड द टॉपिक होल। सो इन दिस वीडियो इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।